एनवायरमेंटल अवेयरनेस के HSSC के पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे। तो अब आज से हम उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी। जो एनर्जी टाइम के साथ दोबारा अपने आप को ले आए या जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है। इसके अंदर कौन कौन सी है भाई? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी है। फिर इसके बाद भाई नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है? जो अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाती, वो क्या कहलाएगी? या जो थोड़ी है, लिमिटेड है, वो नॉन रिन्यूएबल है। तो इसके अंदर हो गया हमारा ऑयल हो गया, गैस होगी और कोल हो गया। फिर है वाटर हार्वेस्टिंग। तो पानी जो बारिश आती है या हमें पानी जो बचाना है, वो क्या कहलाता है? वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो इसको और क्या कहते हैं? कंजर्व करना है वाटर को। टैंक फिल कर लेते हैं, उसके अंदर से खेतों में देना हो या गार्डन में पानी देना हो तो उसमें यूज़ हो जाएगा। कलेक्टेड वाटर ट्यूब्स के थ्रू अगर यूज़ नहीं कर पा रहे तो जो ज़मीन के अंदर टैंक है उससे रिस के ज़मीन का जो लेवल है वाटर का, वो ऊपर आ जाता है। इससे हेल्प मिलेगी इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर लेवल। जिसके अंदर इकोसिस्टम की बात है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक साथ रहें, तो वो क्या कहलाता है? हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। फिर है इसके अंदर कौन है भाई? दोनों बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक मतलब जो जिंदा चीज़ है वो क्या कहलाएंगी? बायोटिक। और नॉन लिविंग है वो हमारी एबायोटिक है। इसके अंदर स्टोन वाटर, ह्यूमस और ऊपर वाले में प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। ओशियन को हम सबसे स्टेबल इकोसिस्टम मानते हैं क्योंकि ओशन है बड़े, गहरे और 70% एरिया इन्हीं का है। तो इनमें एकदम से चेंज लाना डिफ़िकल्ट है। फिर है बायोमैग्निफिकेशन। जब कंसंट्रेशन टॉक्सिन्स की अपर लेवल तक पहुंच जाए, मतलब पहला कौन सा है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल तक जब टॉक्सिन्स मतलब जहर पहुंच जाए तो उसको क्या कहेंगे हम? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। क्यों होता है ये? जब जो फाइटोप्लैंक्टन मतलब पानी के अंदर जो पेड़ हैं, उनके अंदर कैसा पानी? कंटेमिनेटेड, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो पेड़ को खाते हैं जो जीव है पानी के, वो उनको खा लेंगे। तो उसके अगले लेवल पे पहुंच गया, फिर उनको और कोई जीव खाता है, तो ऐसे करके हर लेवल तक टॉक्सिन्स पहुंच जाते हैं। फिर है भाई कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट कब आया? तो 1987 में फ्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई, उसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्या है, इसकी मतलब डेफिनेशन क्या है? आज की जो ज़रूरत को पूरा करते और भविष्य की जो ज़रूरत है उनका ध्यान रखना है। तो सिंपल भाषा में तो यही है हमारी डेफिनेशन इसकी। या अगर देखो तो इट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। इसके अंदर अब है 3 पिलर। तो सस्टेनेबिलिटी के हमारे 3 पिलर, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल। सोशल के अंदर क्या है? फैमिली, कंट्री, सोसाइटी सब एक साथ मिल के रहेगी तो सोशल सस्टेनेबिलिटी कहलाती है। इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? लड़ाई की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, इनजस्टिस होगा या लो एजुकेशन रेट होगा, तब ये अनसस्टेनेबल हो जाता है। फिर है एनवायरनमेंट। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज मिलनी चाहिए। लेकिन लार्ज स्केल पर पेड़ों की कटाई और जो पोल्यूशन हो रहा है उससे क्या होगा? ये भी खतरे में आता है। तो आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बना हुआ है। फिर है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। एक देश को चलाने के लिए या लोग बाग काम करते हैं, उससे पैसे मिलते हैं, तो काम भी होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कहलाता है। फिर इसके अंदर 3 पॉइंट बना दिए भाई। इक्विटेबल सस्टेनेबिलिटी कब कहलाएगी? जब सोशल और इकोनॉमिक दोनों पिलर साथ होंगे। वायबल कहलाएगी जब एनवायरनमेंट और इको वाला होगा। और एक्सेप्टेबल कब कहलाएगी? जब सोशल और एनवायरनमेंट दोनों पिलर चल रहे होंगे। फिर है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स कौन कौन से हैं? तो पहला है भाई कुल्स। तो हिमालय के अंदर होता है, यहाँ ग्लेशियर से
पानी पिघल के जो आता है वो ग्रेविटी मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है, तो उसके थ्रू वो कहाँ पहुँचाया जाता है, गाँव की तरफ। फिर है खादिन और जोड्स। तो राजस्थान के सूखे इलाकों में खेतों के अंदर छोटे छोटे तालाब से बनाए जाते हैं, उनके अंदर पानी स्टोर किया जाता है। फिर है मडक्काज, आहार, पाइन्स और सुरंगाज। तो ये एंशियंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं। फिर है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का होता है, तो मेघालय के अंदर होता है। रिन्यूएबल या उनको और क्या कह सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल मतलब कम खर्चे वाले। तो ये कौन कौन से हैं, सन एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। रिन्यूएबल और कन्वेंशनल कौन से, जो एक बार यूज़ हो गए तो ख़त्म होने के बाद दोबारा नहीं मिलेंगे, वो है कोल और पेट्रोल। फिर है लार्ज स्केल पर पेड़ों की कटाई क्या कहलाती है, डिफॉरेस्टेशन। और लगाने को मतलब ज़्यादा पेड़ लगाते हैं तो एफॉरेस्टेशन कहलाती है। पिरामिड ऑफ बायोमास किस तरह होगा, हमेशा ये ऊपर की तरफ होता है, जैसे सबसे ज़्यादा बनाने वाले होंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी, मतलब ज़्यादा ये फिर कम होते चले आ रहे हैं। पिरामिड हमेशा एनर्जी का ऊपर की तरफ होगा। हर लेवल पे 10% एनर्जी हीट के रूप में ख़त्म होगी और हर लेवल पे एनर्जी भी कितनी जाती है, 10% जाती है। फिर है पिरामिड ऑफ बायोमास, हमेशा इन्वर्टेड है, किसमें, सी के अंदर। क्यों है, क्योंकि सी के अंदर पेड़ कम है, मतलब पानी वाले पेड़ कम है और मछलियाँ ज़्यादा हैं। तो हमारा जो नॉर्मल है उसके अंदर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, लेकिन सी के अंदर मछलियाँ ज़्यादा हैं, तो वहाँ का बायोमास कैसा है, इन्वर्टेड है। फिर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के हिसाब से इंडिया के टोटल एरिया का 24.56% एरिया क्या है, हमारा फॉरेस्ट है। फिर है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN की जो हमारी रिपोर्ट आती है उसके बारे में IUCN की फुल फॉर्म है। फिर है रेड लिस्ट, तो इसके अंदर IUCN एक बुक पब्लिश करता है, रेड बुक भी कह सकते हैं। तो रेड लिस्ट के अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में बताता है। तो वल्नरेबल स्पीसीज़ कौन सी है, जो डेंजर में अब एक्सटिंक्शन के मतलब ख़त्म होने वाले, लिमिटेड से बची हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कौन सी, जो इस वाली वल्नरेबल में जाने वाली हैं। फिर है रेयर स्पीसीज़, जो किसी लिमिटेड एरिया में पाई जाती है, वो क्या कहलाएगी, रेयर स्पीसीज़ हमारी। फिर है फूड चेन इन ग्रासलैंड, तो जो नॉर्मल है हमारा बाहर, उसके फूड चेन के बारे में है। तो घास को कौन खाएगा, चूहा, चूहे को सांप और सांप को चील या गिद्ध खाएगा। तो ये क्या घास प्रोड्यूसर है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर आ गया, फिर सेकेंडरी और लास्ट में टर्सरी कंज्यूमर है। इन सब का बचा हुआ या ये जब ये भी मर जाएगा तो इसको कौन डिकम्पोज करेगा, तो हमारा डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो इसको ख़त्म करके वापस ह्यूमस में या ऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देते हैं। फिर एनर्जी फ्लो, तो प्राइमरी लेवल में जब सूरज से फोटोसिंथेसिस जो पेड़ बनाते हैं तो उनके अंदर कितनी परसेंट एनर्जी होती है, 100%। लेकिन जब वो अगले लेवल में पहुँचती है तो कितनी जाती है, बस 10%। प्राइमरी से सेकेंडरी पर फिर 10%, 1% बच गया 10 का, और इसका भी 10% कितना बचा, 0.1%। तो टर्सरी लेवल पर इतनी एनर्जी पहुंच पाती है। फिर है ट्रिप इरिगेशन सिस्टम, को कई बार हम ट्रिकल इरिगेशन भी कह देते हैं। इसके अंदर 2 से 20 लीटर पानी पर आवर ज़मीन के अंदर जाता रहता है। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो 2015 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन दिया था, सब ने एक्सेप्ट किया था, जो UN के अंदर कंट्रीज़ हैं। तो इसमें इन्होंने कहा 2030 तक हम ये 17 गोल हैं, ये सारे हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो कौन कौन से हैं, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन एनर्जी। फिर है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देंगे, इनइक्वालिटी कम करेंगे, ऐसे शहर बनाएंगे सस्टेनेबल एनर्जी से जो चले आगे तक। फिर है इतना ही उगाएंगे जितना खाना हो, वेस्ट नहीं करेंगे, क्लाइमेट का ध्यान रखेंगे, पानी के अंदर जो जीव उनका ध्यान रखेंगे, ज़मीन के ऊपर जो जीव उनका ध्यान रखेंगे। सोशल पीस और जस्टिस के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। पार्टनरशिप करनी होगी तो गोल्स पूरे करने के लिए तो दूसरे कंट्री के साथ हम पार्टनरशिप भी कर सकते हैं।
फिर है हमारा लिथोस्फीयर। तो जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का, जहाँ मान लो हम रहते हैं, ये क्या कहलाता है, ये लिथोस्फीयर। तो सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ है लिथोस्फीयर या क्रस्ट मान लो। फिर इसके अंदर दो क्रस्ट होती है हमारी, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जो जिस पे हम है इसकी डेंसिटी कम है और ओशियन वाली जो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। फिर जो पूरे प्लेनेट पे पानी है वो किसके अंदर आता है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर। तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन प्लेनेट हाइड्रोस्फीयर के अंदर है। और वाटर किस में घूमता है, साइकिल में, इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और फिर वापस फ्लो वही हो जाता है। फिर एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस के बारे में है। तो भाई एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस, तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, हमारी नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और जो बचा हुआ 1% उसमें सबसे ज़्यादा आर्गन है 0.9% और 0.03% कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको याद करने के लिए एक फॉर्मूला है, ट्रिक समझ लो, नो AC, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन। फिर है वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल भी हमारे एटमॉस्फेयर में। फिर है 5 लेयर है। सबसे ये अर्थ होगी तो इसकी आउटर वाली जो लेयर है पूरी बाहर की वो एक्सोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोर, जो लास्ट में जहाँ अब हमारे ऊपर जो लेयर है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फीयर। तो जितना भी वेदर फिनोमेना है, बारिश वगैरह, क्लाउड्स किसके अंदर हैं, इसके अंदर है। फिर मीज़ो, ये सबसे ठंडी है, तो -90 डिग्री तक इसका क्या है, हमारा टेम्परेचर है। इनको याद करने के लिए भी एक ट्रिक है, ये ना हो तो IMOST करके है, आई मोस्ट। तो आयनोस्फेयर, जहाँ से हमारी रेडियो वेव्स टकरा के वापस आती हैं। मीज़ो, ओजोन, ओजोन किसकी अपर लेयर है, स्ट्रेटो की। फिर है स्ट्रेटो, और लास्ट है हमारा ट्रोपोस्फीयर। फिर है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो पानी का फ्लो हाइड्रोस्फीयर से किस में जाएगा, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से लिथोस्फीयर, और लास्ट में जहाँ सारे जीव रहते हैं वहाँ पहुँच जाएगा बायोस्फीयर के अंदर। फिर है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बायोस्फीयर का सबसे छोटा पार्ट है। एनर्जी क्राइसिस का सॉल्यूशन क्या है भाई, दूसरी तरह की एनर्जी ईजाद करनी पड़ेगी। मान लो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक चीज़ गाड़ी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनानी तो वो सोलर से बना लेंगे, तो ये एनर्जी क्राइसिस से बचा लेगा। तो अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्स ढूंढने पड़ेंगे। ये अपनी वीडियो पहला पार्ट था, इसके बाद 3-4 पार्ट और आएंगे, उसके अंदर सारा कवर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर रिवीजन के लिए एनफ है पेपर के लिए। और ये वीडियो पसंद आई हो या इसके नोट्स चाहिए हो तो मिशन सिलेक्शन चैनल है हमारा टेलीग्राम पे, वहाँ से इसकी PDF मिल जाएगी। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना। और कोई चीज़ ऐसी लगे कि भाई अगली वीडियो में इंक्लूड करनी है, किसी के ऊपर टॉपिक पे बनाना है, तो आप कमेंट कर देना।